हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो बुक का आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिनके ऑथर हैं एनिस जंग। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या सर? तो पहले अच्छा से समझ लो, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का नजदीक है और पता है आप लोगों को कि 40 नंबर का एमसीक्यू होगा जो हर स्टोरी से पूछा जाएगा, और प्लस पूरे बुक को अगर फ्लेमिंगो और विस्तास का अगर दोनों बुक पढ़े तो दोनों बुक को मिला करके जो आपका है सिर्फ 9 नंबर का ही आप लोगों का जो है वो बुक से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए वीवीआई क्वेश्चंस हम आप लोगों को बाद में बता देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उसमें 40 में 40 नंबर स्कोर करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टोरी के समरी को डिटेल्ड में अच्छे से समझ जाओ, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोग खुद दे सको। तो मैं कंटिन्यूसली अब जो है वो सारे सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडी का, बीएमटी का, ईटीपी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट्स का जो है स्टोरी का आप लोगों को समरी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। साथ ही साथ एग्जाम स्कोरर में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके तुरंत बाद अभी जैसे लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, इसके तुरंत बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियोस भी जो है, बाकी चैप्टर्स का वीडियो भी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ते हैं, जिनके ऑथर का नाम क्या है? एनिस जंग। इंग्लिश में स्कोर करने के लिए इंग्लिश में फ्लेमिंगो और विस्तास जितने भी बुक हैं उनमें जितने भी स्टोरी और जितना भी पोयम है उनमें सभी स्टोरी के ऑथर और पोएट का नाम याद करके जरूर रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको लॉस्ट स्प्रिंग का समरी बताऊंगा। उतना ज्यादा डिटेल्ड में क्वेश्चंस को या वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉस्ट स्प्रिंग का मेन समरी बताऊंगा। समरी बताते समय हो सकता है काफी सारा पॉइंट्स मैं मिस कर दूं, तो आप लोग उससे टेंशन नहीं लेना। जो समरी बताएंगे बस उतना समरी सुनना, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में या इस स्टोरी के बारे में पूरा पता चल जाएगा, और उससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आपको पूछे तो आप उसका जवाब इजिली तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समरी समझाएंगे, फिर इससे रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जिनमें से 1-2 एमसीक्यूज जो है वही मॉडल पेपर में है और वही एमसीक्यूज जो है आपका एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो बेसिकली पहले ये जान जाओ, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है कि हम लोगों का लाइफ का सबसे सुनहरा पल खो जाना। लॉस्ट स्प्रिंग में बेसिकली 2 स्टोरीज बताया गया है, यानी 2 बच्चों का स्टोरी बताया गया है। एक बच्चा है साहेब आलम और दूसरा बच्चा है मुकेश। अब क्यों ऑथर ने यह बताया है कि किस तरीके से बचपन का वह सुनहरा समय जो पढ़ने लिखने का होता है, खेलने कूदने का होता है, लेकिन गरीबी के कारण कुछ कुछ बच्चों का बचपन जो है उनसे खो जाता है। तो इन स्टोरी में इन्हीं 2 बच्चों के बारे में बताया गया है। पार्ट ए में साहेब आलम के बारे में बताया गया है और पार्ट बी पे मुकेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, आया समझ में? अब चलो, अब थोड़ा सा मेन पॉइंट को हम लोग करते हैं। इस चीज को अच्छे से आप लोग समझना और इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करके लिखना, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले साहिब के बारे में कुछ कुछ चीजों को जान लो। क्या क्या चीजों को जानना है? तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो साहिब आलम है, साहिब आलम कौन है? तो साहिब आलम एक रेग पीकर चाइल्ड है, यानी एक कूड़ा कचरा चुनने वाला एक बच्चा है। कम फ्रॉम, साहिब आया कहां से है? तो साहिब आया है बांग्लादेश का राजधानी ढाका से। याद रखना, साहिब कहां से आया है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और इंडिया में कहां रहता है? वेयर एट? तो सीमापुरी में रहता है, नियर एट दिल्ली। सीमापुरी में रहता है, दिल्ली के बगल पे। ठीक है, एट लास्ट वर्किंग एट टी स्टॉल, और आगे जाकर के वो एक चाय के दुकान में जो है वो काम करता है। स्टोरी में बताएंगे। एक दूसरे लड़के का स्टोरी बताया गया है, मुकेश। मुकेश कहां रहता है? तो मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता है। क्या करता है? तो मुकेश और उसका पूरा फैमिली जो है वो ग्लास बेंगल मेकिंग, यानी कि कांच का चूड़ी बनाने का काम उसका परिवार करता है। लेकिन जो मुकेश है वो चूड़ी बनाने का काम ना करके वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक मोटर ड्राइवर बनना चाहता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके रखना। अगर आप इतना समझ गए तो बहुत सारा चीज जो है आपको एमसीक्यूज में जो है वो मदद कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्टोरी हम लोग साहिब आलम का जानेंगे, इसके बाद स्टोरी जो है हम लोग वो मुकेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला स्टोरी सुनो, साहिब आलम का स्टोरी क्या है। तो देखो क्या होता है, साहिब आलम और उसका पूरा परिवार पहले बांग्लादेश में यानी ढाका में रहता है। उसका गांव रहता है, उनका खेत खलियान रहता है, घर रहता है, लेकिन उनके गांव पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आता है, सुनामी आता है, जिसके कारण उसका पूरा खेत पूरा घर बह
जाता है, और जिसके वजह से वो रहने के लिए जो बांग्लादेश से इंडिया आ जाता है। बांग्लादेश से कहां आ जाता है? इंडिया। और इंडिया में कहां रहता है? तो इंडिया में सीमापुरी में रहता है। इंडिया में कहां? सीमापुरी जगह है, यानी दिल्ली के बगल में सीमापुरी में रहता है। अब चूंकि वो और उसका पूरा परिवार वहां आता है, रहता है अस्लम एरिया पे। अब जब दिल्ली के सामने सीमापुरी में आता है तो उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, कमाने खाने के लिए, या कोई भी उन लोगों के पास जॉब नहीं रहता है, और साथ ही साथ कुछ नहीं होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू उन सभी लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है? राशन कार्ड। याद रखना, ठीक है। बांग्लादेश से जो भी लोग आए हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन राशन कार्ड जो है गवर्नमेंट उन लोगों को दिया होता है। अब चूंकि रहने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए कोई काम नहीं होता है, पैसा कहां से लाएगा? तो ये जो साहिब जो है वो एक रेक पिकर चाइल्ड बनता है, यानी वो एक रेक पिकर चाइल्ड है जो कूड़ा कचरा चुनता है। उन्हीं कूड़ा कचरा को चुन करके वो जो भी सामान लाता है और उन सामानों को बेच करके ही जो है उनका सर्वाइवर चलता है। लेकिन साहिब और उसका जो पूरा दोस्त है, यानी उसका जो पूरा मंडली है, वो सुबह उठ करके अपना पीछे में एक बोरा, एक थैला को ढोलेगा और चिल्लाते हुए पूरा गांव में घूमेगा। इधर उधर जो कूड़ेदान होगा, गार्बेज होगा, उन गार्बेज से कूड़ा कचरा को चुनेगा। कभी वो वहां पे गोल्ड खोजेगा तो कभी उसको वहां 10 रुपए का कॉइन मिलेगा, कभी उसको कोई ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। तो ये सब चीज वो गार्बेज पे ढूंढा करता था। और जो गार्बेज है वो उन बच्चों के लिए वंडर है, एक तरीके का क्या है? वंडर जगह है। लेकिन बड़े लोगों के लिए वो जगह जो है, गार्बेज जो है, वो सर्वाइवल का एक जरिया है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन जो गार्बेज डंप में जब साहेब और उसका पूरा दोस्त लोग कूड़ा कचरा चुन रहा होता है तो ओथर जो है टेनिस ग्राउंड में टेनिस खेल रही होती है। तो साहेब जो है टेनिस ग्राउंड में टेनिस देख रहा होता है। तो उसी समय ओथर का नजर जो है वो साहेब पे पड़ता है। तो जब ओथर फर्स्ट टाइम साहेब को देखती है तो ओथर को अजीब लगता है कि ये जो साहिब है या जो उसका पूरा मंडली जो है, पूरा जो उसका दोस्त है, कोई भी लोग फुटवेयर यानी कोई भी चप्पल पहना हुआ नहीं होता है। तो ओथर उनको पूछती है कि क्यों तुम लोग चप्पल नहीं पहनता है? क्या तुम लोगों के पास चप्पल पहनने के लिए या चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या तुम लोगों का ये ट्रेडिशन है? तो ओथर को दोनों चीज लगता है। ओथर सोचती है कि जरूर इन लोगों के पास चप्पल खरीदने के लिए यानी पैसा नहीं है, जिसके कारण ये लोग या तो चप्पल नहीं खरीद पा रहा है, या तो इन लोगों का ट्रेडिशन है, क्योंकि बहुत सारे गांवों के जो बच्चे होते हैं वो बिना चप्पल के ही इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके बाद ओथर उनसे पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो या नहीं जाते? तो साहेब बोलता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरे पास स्कूल में पैसा चुकाने के लिए या स्कूल में देने के लिए पैसा नहीं है, हम स्कूल का पे नहीं कर सकते हैं। तो ओथर उनको मजाक में ही बोलती है कि अगर हम तुमको पैसा देंगे या तुम्हारे लिए अगर स्कूल बना देंगे तो क्या तुम स्कूल जाओगे? तो साहेब बोलता है हाँ, अगर आप स्कूल बना दीजिएगा तो हम जरूर जाएंगे। इसके बाद साहेब और उसका पूरा जो ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप, वो वापस गार्बेज डंप में चला जाता है, कूड़ा कचरा ढूंढता है। कुछ दिनों के बाद जब साहेब जो है वो जब ओथर से मिलते हैं तो साहेब दौड़ते हुए ओथर के पास आता है और उनको बोलता है कि इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? आप बोले थे कि स्कूल बना दोगे, तो क्या आप स्कूल रेडी कर दिए? तो ये सुन के ओथर को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जाने अनजाने में, भले मजाक में ही, लेकिन साहिब आलम से एक ऐसा प्रॉमिस कर देती है जो वो प्रॉमिस कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से उसको काफी ज्यादा जो है वो गिल्टी या बुरा फील होता है, और वो सोचती है कि बचपन में जो उम्र खेलने कूदने का होता है, पढ़ने लिखने का होता है, ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा अत्यंत गरीबी के कारण कई सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, या उनका जो बचपन जो काम करने का होता है उसी एज में जो है वो काम करने लगते हैं, जिससे उनका बचपन जो है वो खो जाता है। इसके बाद कुछ समय के बाद स्टोरी में कुछ और चीजों के बारे में भी बताया गया है जिसको जानना आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। कुछ समय के बाद क्या होता है, जो साहिब आलम होता है, जो रेक पिकर चाइल्ड होता है, वो कूड़ा कचरा चुनने का काम छोड़ देता है और एक टी स्टॉल में जाके काम करता है। किसमें काम करता है? एक टी स्टॉल में जाके वो एक काम करता है, यानी कि चाय के दुकान में काम करता है। अब उसके पीठ में जो है वो जो गार्बेज उठाने वाला जो थैला होता था, कचरा उठाने वाला जो बोरा होता था, वो नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पे एक स्टीनर यानी एक चाय की केटली होती है। लेकिन साहिब आलम जो है वो चाय स्टॉल में, टी स्टॉल में काम करते हुए खुश नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पहले जब साहेब एक रेक पिकर चाइल्ड था, यानी जब वो टी स्टॉल पे काम नहीं करता था, तो साहेब अपना मन मर्जी का मालिक था, अपना खुद का मास्टर था। उसको जहां मन करता था घूमने का वहां जाता था, जो करने का मन करता था वो करता था, अपने मन से सारा डिसीजन लेता था। लेकिन आज जब वो इस टी स्टॉल में काम करता है तो उसका एक मालिक है जो उसको रेगुलेट करता है, जो उसको ऑर्डर देता है, और उसका मालिक जो जो बोलता है, उसका मास्टर जो जो बोलता है वो साहेब को करना पड़ता है। और साहेब जो है अपना फ्रीडम को खो चुका है। किसको खो चुका है? अपना
अपना वो फ्रीडम को खो चुका है। इसलिए साहेब जो है वो टी स्टॉल में काम करते हुए खुश नहीं होता है, लेकिन उसका मजबूरी है जिसके वजह से वो टी स्टॉल में काम करता है, क्योंकि टी स्टॉल में काम करने से उसको प्रॉपर पैसा भी मिलता है और उसको 3 टाइम का खाना भी मिलता है। इसलिए उसका मजबूरी होता है कि वो टी स्टॉल में काम करता है, बट टी स्टॉल में काम करते हुए उसको कभी भी जो है अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मेन मोटा मोटा यही चीज इस स्टोरी में साहेब के बारे में घुमा फिरा करके बताया गया है, बट मेन चीज यही है, इतना याद रखना, सारा एमसीक्यूज बन जाएगा। ठीक है, साहेब के बारे में पता चल गया। अब थोड़ा सा जानते हम लोग आओ मुकेश के बारे में। अब ध्यान से समझना, ये जो मुकेश है, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। कहां रहता है मुकेश? मुकेश रहता है फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद कौन सा जगह है? तो भाई फिरोजाबाद यूपी का एक ऐसा जगह है जो पूरा का पूरा फिरोजाबाद सिटी जो है वो फेमस है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए। यानी जो चूड़ी बनता है, वो कांच का जो चूड़ियां बनता है, उस चूड़ी बनाने के लिए वो पूरा का पूरा फिरोजाबाद सिटी फेमस है। मुकेश और उसका परिवार भी जो है वो पुराने समय से ही, यानी पूर्वजों के समय से, दादा दादी परदादा परदादी यानी पूर्वजों के समय से वो और उसका परिवार जो है वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ही यानी चूड़ी बनाने का ही काम करता आया है। तो साहेब भी जो है वो चूड़ी बनाने का ही काम करता है, लेकिन साहेब को जो है ये काम अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि वो चूड़ी ना बना करके वो आगे जाकर के एक मोटर मैकेनिक बने, मोटर ड्राइवर बने। इसलिए वो एक गैरेज में जाना चाहता है, ताकि वो उस गैरेज में जाकर के गाड़ी वड़ी बनाना भी सीखे और साथ ही साथ गाड़ी उड़ी चलाना भी सीखे। लेकिन जो मुकेश का ये जो परिवार होता है, वो मुकेश का परिवार बिलीव करता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मान लो कि ये जो चूड़ी बनाने का काम है, वो काम चूंकि उनके पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको लगता है, उनके परिवार को लगता है कि ये जो चूड़ी बनाने का काम है, ये चूड़ी बनाने का काम हम लोगों को पूर्वजों से मिला है और इसी को हम लोग चलाएंगे, यही हम लोगों का डेस्टिनी है। मुकेश के पापा जो रहते हैं वो एक टेलर रहते हैं। मुकेश के पापा क्या रहते हैं? एक टेलर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम को छोड़ करके जो है वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का काम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है आपका हम लोगों का डेस्टिनी है और पूर्वजों से चला आ रहा है। एक बार जब ओथर मुकेश के घर आती है तो वो देखती है कि मुकेश और मुकेश का पूरा परिवार, इवन मुकेश के परिवार का मेंटालिटी यही है कि उन लोग जो है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का ही काम करता है, पहले से करता आ रहा है और आगे भी उसके आने वाले जो उनके वंश हैं वो भी जो है वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री या ग्लास बनाने का ही काम करेंगे। तो ओथर की जब उनसे मुलाकात होती है, ओथर उनसे बातचीत करते हैं तो पूछते हैं, अगर आप लोग चूड़ी बनाने का ही काम करते हैं तो आप लोग चूड़ी को एक वेल ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं, मतलब कि एक बड़ा बिजनेस के रूप में इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं चलाते हैं? तो बोला जाता है कि वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो वहां के लोग हैं वो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड होने नहीं देते, इसलिए वो लोग छोटे छोटे मात्रा में ही चूड़ी बना करके बेचता है। लेकिन जिस जगह पे चूड़ी बनता है, यानी जो चूड़ी का भट्टी होता है, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर जगह होता है। वहां बहुत ही डिम लाइट, बहुत ही ज्यादा लो लाइट होता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है और कोई भी पर्सन अगर कंटिन्यूसली ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक काम करता है तो या तो उसके आंखों की रोशनी चली जाती है या वो ब्लाइंड हो जाता है, वो या तो वो ठीक से नहीं देख पाता है। और भी ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए कई सारे जो है वो प्रॉब्लम होते हैं। इवन मुकेश के परिवार में भी जो है काफी लोगों को जो है ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए जो है वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुकेश जो है वो चाहता है कि वो अपना इस परिवार का काम को, मतलब चूड़ी बनाने का काम को छोड़ करके वो एक अलग से काम करे जिसमें उसका अलग आइडेंटिटी हो, और वो एक मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर ड्राइवर बनना चाहता है। ठीक है, तो बस इसी दो लोगों के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, एक साहेब आलम और एक मुकेश के बारे में। जितना अभी बताएं, अगर आप उतना भी स्टोरी को याद रखोगे तो मोटा मोटी आपको सभी चीज समझ में आ जाएगा। उतना ज्यादा समझने का जरूरी नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने का जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है, वहां जाकर के डिटेल में इसका समरी को जान सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी जो पूरा समरी निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब हो गया दोनों के बारे में, मुकेश के बारे में भी, साहेब आलम के बारे में भी पढ़ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके एमसीक्यूज को करते हैं हम लोग, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के पास, हम जैसे आप लोगों को एग्जाम स्कोरर का बुक लेने बोले थे, अगर आप लोगों के पास एग्जाम स्कोरर का बुक है, एग्जाम्स स्कोरर का अगर बुक है आपके पास तो एग्जाम स्कोरर का बुक निकालो, यहां ये सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर एग्जाम स्कोरर का बुक नहीं है तो भी यहां से क्वेश्चंस को देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हुए
राइट आंसर भी बताएंगे ताकि रट्टा मारने का जरूरत ना पड़े। बोला गया है व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल, साहेब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? तो हम अभी बताएं, साहेब आलम स्कूल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि स्कूल का जो फी होता है उस फी को पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैड नो मनी टू पे फीस, उसको फी को जो पे करने के उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए साहेब जो है वो स्कूल नहीं जाता था। तो 1 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो है वो किस इंडस्ट्री का सेंटर है? तो हम अभी बताएं, वो जो है मतलब ग्लास ब्लोइंग्स इंडस्ट्री यानी चूड़ी बनाने का सेंटर है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो फिरोजाबाद है उसमें मोर देन 80% जो है वो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ही है। ठीक है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। सबसे हम अभी बताए थे स्टोरी पे कि एक दिन ऑथर जो है वो साहेब को कब देखती है? जब कुछ लोग प्लेग्राउंड पे जो है टेनिस खेल रहे होते हैं। टेनिस खेलने के दौरान ही जो है ऑथर पहली बार जो है वो साहेब आलम से मिली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि टेनिस खेलते हुए सबसे पहले ऑथर का मुलाकात जो है वो साहेब आलम से हुआ होता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब जो है वो कूड़ेदान में किस चीजों को ढूंढा करता था? तो गोल्ड। किस चीजों को ढूंढा करता था जी? गोल्ड को ढूंढा करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, ऑथर के रिगार्डिंग जो गार्बेज है वो चिल्ड्रेन के लिए क्या है? तो चिल्ड्रेन के लिए गार्बेज क्या है? ए वंडर, एक तरीके का वंडर जगह है जहां वो लोग खेलकूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वहां के, उन लोगों के लिए सर्वाइवल का जरिया है गार्बेज। ठीक है, आया समझ में? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, 4 का आंसर होगा डी, 5 का आंसर होगा आपका डी। 4 का आंसर बी, 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, यानी बच्चों का जो बचपन है वो किन शोषणों के कारण छीन जाता है? वो कारण है एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी। एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यंत गरीबी के कारण बच्चों का साथ या चिल्ड्रेन के साथ जो है वो एक्सप्लॉइटेशन होता है। सपोज कर लो अगर साहेब के पास बहुत ज्यादा पैसा होता तो क्या वो एक रेक पिकर चाइल्ड होता? क्या वो कूड़ा कचरा चुनता? नहीं चुनता। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक्सप्लॉइटेशन का मेन कारण है इसका एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है, एक मिनट रुको, 6 हो गया है ना? हाँ 6 हो गया। 7 पे बोला गया है व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। बोला गया है फिरोजाबाद के जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो ग्लास बेंगल बनाने का काम करते हैं, वो लोग अपने बारे में, अपनी गरीबी के बारे में क्या सोचते हैं? वो यह सोचते हैं कि कास्ट एंड एट सर्टेनल प्रोफेशन, वो ये मानते हैं कि हम लोगों का यही काम है। कर्मा थ्योरी ऑफ सोसाइटी, उनका मानना है कि हम लोगों का कर्म है, हम लोगों को यही करना है। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, वहां के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ सही है, ये तीनों ही कंडीशन हम अभी स्टोरी में आपको समझाएं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला गया है व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन स्टोरी। इस पूरे स्टोरी में ऑथर को क्या महसूस होता है? ऑथर को यह महसूस होता है कि जो पुअर चिल्ड्रेन है उन लोगों के साथ किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी किस तरीके से उन लोगों का शोषण होता है। पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन। तो 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे समझ में? चलो 8 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश जो है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। कैसे? गैरेज जाकर के, ज्वाइनिंग टू ए गैरेज टू लर्न। वो चाहता था कि वो गैरेज जाए और गैरेज जाकर के मोटर मैकेनिक बने, मोटर चलाने भी सीखे और बनाने भी। 10 नंबर व्हाट बोदर, बोधर का मतलब होता है दोनों, मुकेश और साहेब। व्हाट बोदर द ऑथर मस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स। अच्छा रुको, बोथर के बारे में ये नहीं बोला, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। वो काम करते हैं, इस सोच पे काम करते हैं, ऑप्शन ए द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। उनका मानना है कि हम लोग इसी के लिए बने हैं और इसी के लिए ही जो है वो काम करेंगे। तो
इनका आंसर होगा ए। 11 पे बोला व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो लोग हैं जहां पे साहेब रहता है, सीमापुरी का जगह जहां पे कौन रहता है, साहेब, वहां सर्वाइवल का एक जरिया क्या है, रेग पीकिंग, यानी कूड़ा कचरा चुनना उन लोगों का सर्वाइवल का एक जरिया है। तो 11 का आंसर होगा आपका डी। ठीक है, आ रहा है समझ में, एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साहेब मॉनिटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हीज, साहेब जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के आता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के ऑथर को देखता है। ठीक है, एक्साइटमेंट। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, Who do you think साहेब is referring to say they in the sentence given below। यहां एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में लिखा है why when they will build one I will go। ऑथर को वो बोलते हैं ना कि जब आपका घर बन जाएगा या जब आपका स्कूल बन जाएगा तो हम वहां पे आएंगे, यानी वो स्कूल को इंडिकेट किया गया है यहां पे द ऑफिशियल के नाम से, द ऑफिशियल, यानी आपका वो जो स्कूल बन जाएगा तब हम वहां जरूर पढ़ने के लिए क्या करेंगे, आएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला गया है हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कौन जो है अपना खुद का मास्टर बनना चाहता था, तो खुद का मास्टर बनना चाहता है यहां मुकेश। कौन, मुकेश, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा पूरा परिवार जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का काम करता है हम वो छोड़ करके जो है वो खुद का जो है हम लोग क्या करें, खुद का हम एक मोटर मैकेनिक बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। व्हाट मेक द सिटी फिरोजाबाद फेमस। सिटी फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस था, वो फेमस था आपका ग्लास बेंगल्स के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बच्चा इंग्लिश में थोड़ा सा अगर आपको समरी भी याद रहेगा तो आप एमसीक्यूज अच्छा से बना सकते हो। ठीक है, इसके तुरंत बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स का जो है इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज और उसके पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी आप लोगों के लिए हम डिटेल्ड में बता देंगे। ठीक है।